नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेस में। तो देखिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक नई सब्जेक्ट से। ठीक है, एक नई सब्जेक्ट लेते हैं जो है आपकी पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी और मूलविधि जो कि यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमने निर्णय किया कि आज से हम पढ़ाते हैं आपको पॉलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज से पॉलिटी। तो ये मेरी पहली क्लास होगी पॉलिटी की। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाए तो सबको रिव्यू देना है। क्यों? क्योंकि पॉलिटी हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो बताना है कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिटी होती क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। तो देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था होती क्या है? तो देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके नाम में ही इसकी मीनिंग है। इसके नाम में ही इसकी मीनिंग है। ये क्या? राज्य व्यवस्था, भारत में राज करने की व्यवस्था। भारत में राज करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये रन किसके थ्रू होती है? भारत में राज किसके थ्रू होता है? तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, भारतीय संविधान के थ्रू। किससे? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के थ्रू ही तो राज होता है। ठीक है, जो भारतीय राज व्यवस्था किसके थ्रू रन होती है? तो आप बोलोगे भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अब भारतीय संविधान के थ्रू तो कितने प्रकार से होता। तो ये होता, देखो, भारतीय संविधान हमें ज्यादातर पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आएगी आपकी विधायिका। विधायिका, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून बनाना। इसका काम होता है कानून बनाना। दूसरी होगी आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसका काम होता है जो ये विधायिका ने जो कानून बनाया है, जो विधायिका ने कानून बनाया है उसको अप्लाई करना। तीसरी होगी आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। बात आती है कि आपकी ये इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो उस पर आ जाइए। सबसे पहले उस पर आ जाइए कि ओरिजिन कहाँ से है। तो देखिए, ओरिजिन कहाँ से है आपको पता है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट कब हुई? स्टार्ट हुई अंग्रेजों के जमाने से। कहने का मतलब, जब अंग्रेज आए थे तभी तो स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले अंग्रेज कब आए थे यह पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले अंग्रेज कब आए थे? तो सबसे पहले आया था 1599 में, जब मुगल, ठीक है, भारत पे शासन चल रहा था किसका? मुगलों का। मुगल शासक कौन था? 1599 मुगल शासक आपका कौन था? अकबर। जब मुगल शासक अकबर था उस टाइम आया था सबसे पहला अंग्रेज। सबसे पहला जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था? सबसे पहला जो अंग्रेज था उसका नाम बताइए मेरे को, सभी लोग बताइए। सबसे पहला अंग्रेज था उसका नाम, तो उसका सबसे पहले जो अंग्रेज आया था उसका नाम था जॉन मेल्डेनहॉल। जॉन मेल्डेनहॉल, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो भारत में अंग्रेज आया था उसका जो नाम था जॉन मेल्डेनहॉल। ठीक है, जॉन मेल्डेनहॉल ये आया था जब 1599 ईस्वी में, जब अकबर का शासन चल रहा था। और अकबर के दरबार में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन था? वो था आपका रॉल्फ फिंच। कौन सा? रॉल्फ फिंच। तो ये दो लोग, ठीक है, सबसे पहले भारत में आए थे। तो सबसे पहले भारत में आया था जॉन मेल्डेनहॉल, और जो दरबार में आया था वो था रॉल्फ फिंच। अब क्या हुआ, ये यहाँ से वापस गए, भारत से वापस गए। जाके इन्होंने कहाँ? उस टाइम इंग्लैंड में किसका शासन चल रहा था? तो उस टाइम इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम राज करती थी। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी, तो ठीक है, उसका शासन चल रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं, जॉन मेल्डेनहॉल और रॉल्फ फिंच इंग्लैंड वापस जाते हैं और वहाँ एक व्यापारियों का दल बनाते हैं। क्या करते हैं? दल बनाते हैं। और व्यापारियों का दल, ठीक है, व्यापारियों का दल किसके पास जाता है? रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास। और वो व्यापार का अधिकार मांगता है। तो
सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में क्या होता है, जो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी वो इनको किसको, इस जो इन्होंने एक व्यापारियों का जो एक वर्ग था उसको क्या करती है, एक पत्र देती है, ठीक है, एक पत्र लिख के देती है, ठीक है, किसका, व्यापारियों के लिए एक पत्र लिख दे के देती है जिस पर 31 नहीं लिखा, जिस पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वो साइन करती है और 31 दिसंबर 31 है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या करती है, वो साइन करती है और इंग्लैंड में, ब्रिटेन के इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसके थ्रू क्या होता है, ईस्ट इंडिया में टेलर प्रथम ने व्यापारियों को दी थी 15 साल के लिए कि आप भारत में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, रब कर दें। अब देखो, अब आइएगा तो देखो अब क्या होता है, होता यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार मिल जाता है, भारत में व्यापार करने का उसे अधिकार मिल जाता है 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। तो क्या होगा, तो वो व्यापार किस किस जगह पर करती है, तो वो व्यापार करती है आपके, देखो, मद्रास, बंगाल, मद्रास और बम्बई में। होता क्या है, बंगाल, मद्रास, बम्बई में, तो सबसे पहले हम आते हैं बंगाल, मद्रास, बम्बई में करने से पहले, ठीक है, जैसे बंगाल पे सबसे पहले आते हैं, बंगाल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व रहा था अंग्रेजों को किस पे रहा था, बंगाल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं बंगाल पे, ठीक है, बंगाल। अब देखो, जब भारत में मुगलों का शासन चल रहा था और जब औरंगजेब ठीक है शासन कर रहा था, तो उस समय 1700 ईस्वी में बंगाल का एक सूबेदार नियुक्त करता है औरंगजेब, किसको, मुर्शीद कुली खां को क्या करता है, सूबेदार नियुक्त करता है 1700 ईस्वी में, कौन, औरंगजेब। अब होता क्या है, देखो, उस समय बंगाल की जो कैपिटल हुआ करती थी, बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी आपकी ढाका, बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी ढाका। अब होता क्या, तो देखो, अब होता क्या है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद बनता है बहादुर शाह फर्स्ट, 7 सालों तक क्या करता है, शासन करता है, ठीक है, 7 सालों तक उसने क्या किया, शासन किया। फिर आता है जहादर शाह, फिर आता है साहब जी के जहादर शाह, जिसको कि हम लंपट मूर्ख भी कहते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, देखो, जब ये लोग शासन करते हैं, मुगलों का पतन चल रहा था, अब क्या हो गया, मुगलों का चल रहा था पतन, ठीक है ना, मुगलों का चल रहा था, क्या हो गया आपका पतन। तो ये क्या करता है 1713 ईस्वी में जब मुगलों में, ठीक है, 1713 ईस्वी में जब मुगल बादशाह, देखो 1713 ईस्वी में जब मुगल बादशाह कौन था, जब मुगल बादशाह आपका फर्रुखसियर बनता है, 1713 ईस्वी में जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर बनता है, देखो 1713 ईस्वी में जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर बनता है, तो उस समय क्या होता है, कुछ जो सूबे थे वो अपने आप को, ठीक है, अपने आप को मुगल सल्तनत से अलग कर लेते हैं। उन्हीं में से एक था बंगाल, ठीक है। तो बंगाल भी अपने आप को मुगल डायनेस्टी से अलग कर लेता है और अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। तो स्वतंत्र, ठीक है, सूबा घोषित कर देता है या स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है, और ठीक है, तो वो स्वतंत्र प्रांत। तो 1713 ईस्वी में ठीक है, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, नवाब
बंगाल का पहला नवाब बनता है। तो 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान, 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान क्या बनता है, बंगाल का पहला नवाब बनता है, बंगाल का प्रथम नवाब, बंगाल का प्रथम नवाब बनता है। 1713 ईस्वी में क्या होता है, कौन, मुर्शीद कुली खान बंगाल का प्रथम नवाब बन जाता है, बंगाल का प्रथम नवाब बन जाता है 1713 ईस्वी में। तो यह करता है आपका 1713 से 1727 तक शासन, 1713 से 1727 तक क्या करता है, बंगाल पे शासन। और एक ये शहर की स्थापना करता है मुर्शिदाबाद, एक नए शहर की स्थापना करता है जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना करता है और अपनी जो ठीक है कैपिटल को, ठीक है, जो कि पहले कहाँ थी, बंगाल की कैपिटल कहाँ थी, ढाका, उसको ढाका से ट्रांसफर करके किस में ले आता है, मुर्शिदाबाद बना देता है। ढाका से ट्रांसफर करके क्या बना देता है, मुर्शिदाबाद बना देता है। ढाका से ट्रांसफर करके इस कैपिटल को बना देता है मुर्शिदाबाद। तो 1713 से 1727 तक इसने क्या किया, इसमें शासन किया। अब क्या होता है, जो फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर के एक बीमारी हो जाती है, मतलब एक फोड़ा हो जाता है। तो ये फोड़ा हो जाता है तो उसको, ठीक है, वो बहुत परेशानी देती है, वो बहुत परेशानी दे रही थी। तो उस समय क्या होता, अंग्रेज कहाँ से, ब्रिटेन से एक सर्जन बुलाते हैं जिसका नाम था हैमिल्टन, जिसका नाम था हैमिल्टन। वो सर्जन आता है और इसके फोड़े को सही कर देता है, इसके फोड़े को सही कर देता है। जब इसका फोड़ा सही हो जाता तो जो तो खुश हो जाता है, खुश हो जाता है तो अंग्रेजों को एक फरमान, स्वर्णिम फरमान सुना देता है, एक स्वर्णिम फरमान सुना देता है जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा बुलाया गया, जिसे अंग्रेजों का क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। इसमें क्या होता है कि यह कम, मतलब फ्री, बिना किसी टैक्स के बंगाल में, ठीक है, बिना किसी टैक्स के बंगाल में क्या कर सकता था, बंगाल उड़ीसा में ये क्या कर सकते, व्यापार कर सकते थे अंग्रेज। और फिर क्या था, फिर इन्होंने बंगाल में क्या व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी टैक्स के। अब 1713 से 1727 तक, अब 1727 में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, मुर्शीद कुली खान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सत्रह सौ 1727 में क्या हो जाता है, मुर्शीद कुली खान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद बनता है कौन सा, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन, ये बनता है 1727 से 1739 तक। फिर इसके बाद बनता है आपका, देखो शुजाउद्दीन बनता है 1727 से 1739 तक। उसके बाद बनता है सरफराज खान, सरफराज खान, उसके बाद बनता है आपका सरफराज खान, ठीक है। उसके बाद बनता है आपका सरफराज खान 1739 से 1740 में, 1739 से 1740 तक। अब होता क्या है, 1740 में सरफराज खान का एक कमांडर इन चीफ जो कि सेनापति था, जिसका नाम था, कमांडर इन चीफ जो एक सेनापति था जिसका नाम था अलीवर्दी खां, जिसका नाम था, सेनापति जिसका नाम था अलीवर्दी खां, जो कि इसका कजिन और था। वो क्या करता है, इसके विरुद्ध विद्रोह कर देता है, और 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में इसी विद्रोह के खिलाफ एक क्या होता है, ठीक है, रिवोल्ट होता है, एक युद्ध होता है, किस के बीच में, सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच में। तो उस रिवोल्ट का नाम था 1740 ईस्वी में घेरिया का युद्ध। किस के बीच में होता है, अलीवर्दी खां सरफराज खान के बीच में। इसमें क्या करता है, अलीवर्दी खां सरफराज खान को डिफीट करता है, पराजित करता है और इसकी हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ठीक है, डिफीट करके क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। कौन, सरफराज खान की हत्या हो गई। तो इसके बाद अलीवर्दी खां क्या करता है, गद्दी पर बैठता है।
ठीक है। तो इसके बाद आता है अलीवर्दी खां। इसके बाद अलीवर्दी खां आपका गद्दी पर बैठता है। देखो अब दिखाई दे रहा होगा अलीवर्दी खां। 1740 से 1756 तक। जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये अंग्रेजों के मंसूबों को जान जाता है कि अंग्रेज यहाँ आए तो व्यापार करने थे, बट जो इनके मंसूबे हैं यहाँ शासन करने के, बट इनके जो मंसूबे हैं यहाँ क्या करने के हैं, अधिकार करने के हैं भारत पर। बट ये सोचता है यदि मैं इनको छेड़ूंगा तो ये एक तरह से मधुमक्खी के समान है, ठीक है। यदि इनको छेड़ाऊंगा तो ये बहुत बुरी तरह से खाएंगे, और यदि इनको मैं नहीं छेड़ूंगा तो ये शहद देंगे। तो इसी ने अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को क्या कहा, ठीक है, मधुमक्खी के समान बताया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को क्या मधुमक्खी के समान बताया। ये क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो अलीवर्दी खां समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका बनता है सिराजुद्दौला। इसके बाद बनता आपका सिराजुद्दौला। सत्रह सौ 1756 से 1757 तक। देखो जब अलीवर्दी खां था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक, ठीक है, अलीवर्दी खां था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। बट जैसे ही सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो यह समझ जाता है कि अंग्रेजों को, ठीक है, अंग्रेज क्या है, एक तरह से यहाँ अधिकार करने आए हैं। और इसी के टाइम पीरियड में अंग्रेज कलकत्ता के चंद्रनगर की, ठीक है, अंग्रेज कलकत्ता की और फ्रांसी, अंग्रेज तो कलकत्ता की, और जो फ्रांसी थे वो, ठीक है, बंगाल, जो कलकत्ता का चंद्रनगर था, बंगाल का जो चंद्रनगर था उसकी क्या करने लग जाते हैं, घेराबंदी, किलेबंदी करने लग जाते हैं। इसी के टाइम पीरियड में अंग्रेज कलकत्ता की और, ठीक है, फ्रांसी बंगाल के चंद्रनगर की क्या करने लग जाते हैं, किलेबंदी करने लग जाते हैं। जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चलती है, तो वह संदेश भिजवाता है कि तुरंत, ठीक है, तत्काल प्रभाव से, ठीक है, जो आप किलेबंदी कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। तो फ्रांसीसी तो किलेबंदी बंद कर देते हैं, बट अंग्रेज किलेबंदी बंद नहीं करती। तो इसी से इसका पारा हाई हो जाता है, और यह 1756 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता के कासिम बाजार पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। 1756 ईस्वी में कलकत्ता के कासिम बाजार पर अधिकार कर लेता है, और वहाँ के फोर्ट विलियम को अपने अधिकार में ले लेता है। क्या करता है, ये अपने अधिकार में ले लेता है। और फिर क्या होता है, 20 जून 1756 ईस्वी में, ठीक है, क्या होता है, जो इसने फोर्ट विलियम अपने अधिकार में ले लिया। तो वहाँ ये क्या करता है, 146 अंग्रेजों को अरेस्ट कराता है। 146 अंग्रेजों को क्या कराता है, अरेस्ट कराता है। 146 अंग्रेजों को क्या करा देता है, ये अरेस्ट करा देता है। एक कमरे में जिसकी डायमेंशन थी 18 बाई 15 के कमरे में 140 अंग्रेजों को अरेस्ट करा के, अंधेर कमरा था, ठीक है, उसमें बंद करा देता है, और 2 दिन तक उस कमरे को बंद रखता है। 2 दिन बाद जब कमरा खुलता है तो इसमें से 146 में से 123 अंग्रेज मर जाते हैं। 123 मर जाते हैं, ओनली 23 जिंदे बचते हैं, जिसमें थे एक अंग्रेज था जिसका नाम था हॉलवेल, जो कि इस पूरी घटना के बारे में बताता है। और इस पूरी घटना को ही कहा गया है काल कोठरी की घटना, ठीक है, यह ब्लैक होल ट्रेजेडी।
ठीक है, इस पूरी घटना को ही कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके बारे में बताता कौन है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में बताया था हॉलवेल ने। ठीक है, एक हॉलवेल नाम का जो अंग्रेज था, जो कि इन 23 लोगों में से एक था, जो बच्चे थे उसमें। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी, अब क्या होता है, यह बात जा पहुंचती है कहाँ, ब्रिटेन में। तो यह बात ब्रिटेन तक पहुंच जाती है। जब ब्रिटेन तक पहुंच जाती है तो होता क्या है मेरे साथियों, देखो अब ये बात पहुंच गई ब्रिटेन तक। तो ब्रिटेन में जब ये बात पहुंच जाती है तो ब्रिटेन के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है। बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाता है। अब जब बंगाल का जब गवर्नर जनरल बन के आता है तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है, इसका सबसे पहला काम होता है सिराजुद्दौला से बदला लेना। सिराजुद्दौला से क्या बदला लेना। और 1757 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध, जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। 1757 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिससे को बोलते हैं प्लासी का युद्ध। यह किस किस के बीच में लड़ा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव इधर था सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला, अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लासी का युद्ध, यह भारत का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो सबसे कम टाइम के लिए चला था, मात्र 1.5 घंटे चला था यह युद्ध। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता था मीर जाफर, एक था रायदुर्लभ। ठीक है, तो एक था मीर जाफर, एक था रायदुर्लभ। ठीक है, एक था आपका मीर जाफर, एक था रायदुर्लभ। तो ये था सेनापति, कमांडर इन चीफ, ये था मंत्री। ये दोनों क्या करते हैं, इसको दगाबाजी दे देते हैं, इसको दगाबाजी कर देते हैं, युद्ध में दगाबाजी दे देते हैं। और इसके जो दो वफादार थे, एक था मीर मदान, एक था मोहनलाल। ये दोनों बड़ी वीरता से सिराजुद्दौला के प्रति युद्ध लड़ते हैं और शहीद होते हैं। बट होता क्या है, ये दो लोग, एक कमांडर इन चीफ और एक इसका मंत्री रायदुल्ला, ये दोनों क्या कर देते हैं, इसको दगाबाजी कर दे, ठीक है, दगाबाजी दे देते हैं, इसके साथ एक तरह से धोखा कर देते हैं। और क्या होता है, युद्ध के टाइम, देखो युद्ध स्टार्ट होने से पहले तो ये किसकी तरफ थे, सिराजुद्दौला की प्रति थे, सिराजुद्दौला की तरफ थे। जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ जाके मिल गए। और क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो अब क्या हुआ, मीर जाफर ने सबसे ज़्यादा रोल निभाया, तो मीर जाफर को क्या कर दिया, बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को नेक्स्ट, ठीक है, नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। तो मीर जाफर को क्या कर देते हैं, अगला नवाब बना दिया जाता है। ये तो मिटा दो इसको। मीर जाफर बन जाता नेक्स्ट नवाब, अगला नवाब। 1757 से 1760 तक, 1700 इधर लिख देता हूं, मीर जाफर 1757 से 1760 तक। ठीक, इसके बाद बनता है मीर कासिम, 1760 में। मीर कासिम बनता है 1760 में। तो 1760 से 1763 ईस्वी तक। अब जैसे ही मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो ये तो मंसूबों को अच्छी तरह पहचान चुका था अंग्रेजों के। देखो उसने बोला कि यदि अभी इसको रोक सकते हैं, अंग्रेजों को यदि अभी रोक सकते हैं तो रुक जाएंगे, आगे चल के, ठीक है, ये हम पर नहीं रोक पाएंगे, तो ये ऐसा सोचता था मीर कासिम। तो इसने उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, उस समय अवध का एक नवाब हुआ करता था जिसे बोलते थे शुजाउद्दौला।
ठीक है। तो एक अवध का नवाब था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। और एक मुगल एम्परर था उस समय, ठीक है। मुगल शासक कौन था? देखो, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, ठीक है। और उस समय मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। तो मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था, इसको एक मैसेज भेजता है, मैसेज भिजवाता है कि हम लोगों को एक अलायंस बना लेना चाहिए, एक संधि कर लेनी चाहिए, ठीक है। और तभी हम अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली नहीं पराजित कर पाएंगे। तो क्या होता है, ये तीनों लोग एक संधि बना कर, ठीक है, एक अलायंस बना लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं तीनों लोग। तो अब होता क्या है, जब संधि कर लेते हैं तो फिर लड़ा जाता है आपका बक्सर का युद्ध, फिर लड़ा जाता है आपका बक्सर का युद्ध। कब? 1764 ईस्वी में। तो 1764 ईस्वी में, ये तो समझ में आ गया। सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में लड़ा जाता है आपका बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में था? देखो, उस समय अंग्रेजों का जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो था। और इधर से जो जो युद्ध लड़ रहे थे, एक तो मीर कासिम, सेकंड शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। तो इनके बीच में क्या लड़ा जाता है? बक्सर का युद्ध। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था, जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, वो उनका सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध में भी क्या होता है, इन तीनों की पराजित होती है, ये तीनों मिलके भी इनको, अंग्रेजों को नहीं हरा पाते। तो बक्सर का युद्ध को भी कौन जीत लेते हैं? अंग्रेज जीत लेते हैं। अब अंग्रेज जीत लेते हैं तो इसके बाद होता क्या है, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। किस किस के बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव, इधर से कौन कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। तो इलाहाबाद की संधि में होता क्या है? इलाहाबाद की संधि में होता है कि जो बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा पे पूरी तरह से जो टैक्स वसूली का जो अधिकार था, किसको मिल जाता? अंग्रेजों को। पूरी तरह से टैक्स वसूली का अधिकार किसको मिल जाता था? अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों को पूरी तरह से इन पे अधिकार मिल गया बंगाल बिहार उड़ीसा पे, तो बंगाल बिहार उड़ीसा पे जब इनको अधिकार मिल गया टैक्स वसूली का, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? द्वैध शासन लगाया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लगा दिया? बंगाल में द्वैध शासन। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया बंगाल में द्वैध शासन। कौन सा? बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ? जो इंडियंस लोग हैं पहले एक टैक्स देते थे, अब दो टैक्स देंगे, अब दो टैक्स देंगे। तो इस तरह से इसने क्या किया? बंगाल में लूट चालू कर दी। ठीक है, बंगाल में लूट चालू कर दी 1765 से 1772 तक, 1765 से 1772 तक इसने बंगाल में लूट चालू कर दी। और बंगाल को, जो कि एक समृद्धशाली प्रांत था, उसे पूरा क्या कर दिया? एक तरह से धन विहीन कर दिया, एक तरह से गरीब प्रांत बना दिया, गरीब प्रांत बना दिया। इसी को कहा गया है, इतने पीरियड को, भारत की लूट। इसी को कहा गया भारत की लूट। ठीक है, नोट कीजिएगा सभी लोग, इसी को कहा गया था भारत की लूट।
तो देखो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन दायर की इन बंगाल किसने स्टार्ट की थी। तो बंगाल में द्वैत शासन आपका स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब ये बात पहुंचती है यूरोपीय देशों के पास तक। जब यूरोपीय देशों को यह पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ब्रिटेन पर दबाव डालते हैं कि आप लोग इंडिया में जाके इतना उत्पाद कर रहे हो, वहाँ लूट रहे हो, ठीक है, अनाप शनाप पैसा खींच रहे हो वहाँ से, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जब उन पर क्या प्रेशर पड़ता है तो वो कहता है, ठीक है, वो सोचते हैं हमने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा था, वो वहाँ लूट रहे हैं, इतने पैसे लूट रहे हैं, इतना धन लूट रहे हैं, ये तो उसने क्या, तो इस तरह तो कंपनी बहुत ज़्यादा वहाँ, ठीक है, क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, तो उस पर क्या होना चाहिए, एक तरह से कंपनी पर अधिकार होना चाहिए, हमारा कंपनी पर क्या होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। तो क्या होता है, तो इसी अब देखो, जब ये अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव जब लूट कर रहा था तो क्या करता था, कुछ धन तो इंग्लैंड भेजता था, कुछ अपने काम में लेता था। तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, बंगाल को एक तरह से गरीब प्रांत बना दिया, गरीब प्रांत बना दिया। तो जब यह अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने क्या किया, 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना के भेजा, बंगाल का गवर्नर बना के भेजा 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर। और सबसे पहले इसने आते ही क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था, द्वैत शासन का अंत किया। 1772 में इसने क्या किया, द्वैत शासन का अंत किया, द्वैत शासन का अंत। अब देखो, टैक्स तो अभी भी वसूला जा रहा था, टैक्स तो अभी भी वसूला जा रहा था, तो इसने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इसने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक, इसने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या बना दिया, पद बना दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या बनाया, एक पद बना दिया। तो देखो, ये हो गया अब तक का जो कहाँ से, ठीक है, कहाँ से अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, कहाँ से अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद आता है आपका भारत का संवैधानिक विकास, इसके बाद आता है भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंपनी पर अधिकार के लिए, कंपनी पर अधिकार के लिए, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से एक क्या आता था, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में आता है। अब देखो, हम भारत का जो संवैधानिक विकास को, इसको हम दो चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपनी रूल, कंपनी रूल 1773 से 1857, क्राउन रूल, (1857 से 1950), ठीक है, ये 1773 से 1857, ये 1857 से 1950, ठीक है, 57 तो हो ही गया, 1858 से 1950। तो ये लो, ये दो हमने पढ़ने हैं, ठीक है, दो चरणों में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होता है, और कंपनी पर उन्हें चाहिए था अधिकार, तो एक एक्ट आता है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके थ्रू होता क्या है, तो सबसे पहले इसके थ्रू सबसे पहला काम होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को
20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे दिया जाता है। मतलब कि ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन की ओर से भारत में ओनली 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया ही क्या करेगी, व्यापार करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करेगी, व्यापार करेगी। तो एकाधिकार इसको मिल गया। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि बंगाल के अंतर्गत ही मद्रास एवं बम्बई को भी, ठीक है, मद्रास एवं बम्बई को भी क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिया गया। तो इसलिए बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ बंगाल का? तो आप बोलोगे वॉरेन हेस्टिंग। और लास्ट गवर्नर कौन हुआ बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग। पहला कौन हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो पहला होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी के थ्रू क्या होता है 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था एलिजा एम्पे, और 3 अदर न्यायाधीश थे, जिनमें था, एक था, देखो ये तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। 3 और थे। 3 कौन कौन से अलग जज थे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेमिस्टर, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड लिखिएगा, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स, लॉर्ड लिमिस्टर, लॉर्ड लिमिस्टर और लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड चैम्बर्स लिख लिया। तो देखिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको यह पढ़ के आना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ना के आना है। इसके बाद आएगा आपका, देखो 20 साल के लिए मिला तो 1774 पे से क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा 1700, अभी आएगा 1781, जो अमेंडमेंट एक्ट होगा, अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी उनमें संशोधन करने के लिए 1781 का, ठीक है, क्या आ गया, अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1785 में। 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा क्यों? जो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है, अपने अधिकारों का, ठीक है, गलत प्रयोग करता है, तो उसके लिए क्या आता है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। तो इन बातों को पढ़ेंगे हम कल, इन बातों को पढ़ेंगे कल। आज के लिए हम इतना ही रहना देते हैं, और सभी को क्या करना है, फीडबैक देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो आपको बताना है कि पॉलिटी की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। यदि आपको पॉलिटी की क्लास अच्छी लगी होगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी आपका फीडबैक हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। यदि आपको क्लास आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओके। बाकी के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।